हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेज केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर तक अपन ने मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कुछ अनदर टर्म्स जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चंस उन पर से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जिसको अपन ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस फॉर्मूले के बेस पर अपन निकाल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसी के आधार पर एक अदर फॉर्मूला भी होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन इनटू मोलर मास। या तो आपको कंसंट्रेशन दी होगी और साथ में मोलर मास दिया होगा, उनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी अपनी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आएगी। अब इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों बस क्या है, लिखने का तरीका ही अलग है, बाकी दोनों चीज़ें सेम ही हैं। क्यों? क्योंकि इसको जब आप सॉल्ट आउट करोगे तब भी यूनिट वही आनी है, ग्राम पर लीटर ही। तो आपको ध्यान रखनी, ग्राम पर लीटर की जहाँ बात हो रही है वहाँ अपन एक्चुअल में स्ट्रेंथ ही निकाल रहे हैं। किसी भी क्वांटिटी की यूनिट अगर ग्राम पर लीटर है तो वो अपनी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं बात करूँ कंसंट्रेशन को अपन क्या लिखते हैं, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, और इनटू में क्या है, मोलर मास। अब इनकी यूनिट पे गौर कीजिए, मोल जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, मोल यूनिट हो जाएगी। वॉल्यूम की यूनिट लीटर है ही। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है, ग्राम पर मोल लिख दिया। तो मोल से मोल कैंसिल, बचेगा क्या आपका, ग्राम लीटर इनवर्स। बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, तो ये यूनिट क्या है, इसकी यूनिट भी ग्राम पर लीटर आ रही है और इसको सोल्ड आउट करोगे तो भी ग्राम पर लीटर आ रही है। तो दोनों बात एक ही है, कुछ अलग अलग चीज़ें नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चाहे आप देख सकते हो, आप थोड़ा और सोल्ड आउट करो तो जो ये अपना मोल है, इस मोल को आप क्या लिख सकते हो, भार बटा अणुभार लिख सकते हो। ठीक है, मोलर मास लिख सकते हो। मोलर मास इनटू में आ गया, और मोलर मास जब इस फॉर्मूले में लिखोगे तो डिवाइड में मोलर मास आएगा। किस तरीके से देखिएगा, मोल को अपन क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइड बाई मोलर मास। आई बात समझ में? ठीक है, और इसको अपन डिवाइड किससे कर रहे हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। इसके मल्टीप्लाई में क्या है, मोलर मास है। तो ये यूनिट और यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो बचेगा क्या आपका, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। वही तो अपन ने लिखा है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। बस ध्यान रखना, मास किसका है, सॉल्यूट का है, सॉल्यूट का ही मास लेते हैं जनरली, और वॉल्यूम किसका होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन का होगा। तो इस फॉर्मूले के बेस पर अपन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कहीं भी आपको क्वांटिटी अगर दिखे और उस क्वांटिटी की यूनिट आपको ग्राम पर लीटर दिखे तो आपको समझ जाना है कि वो आप एक्चुअल में वो जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू दी हुई है वो है स्ट्रेंथ है, एक्चुअल में सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ दी हुई है आपको। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था परसेंटेज इल्ड का। परसेंटेज लब्धि जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, परसेंटेज इल्ड को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। परसेंटेज इल्ड जनरली होती है एक्सपेरिमेंटल इल्ड डिवाइड बाई थ्योरेटिकल इल्ड, यानी जो एक्सपेरिमेंट से जो आपको लब्धि प्राप्त होती है वो डिवाइड बाई जो आपको थ्योरेटिकल लब्धि जो आप जनरली अपन कैलकुलेट करके निकालते हैं। ठीक है, अपने बेसिस पर जो कैलकुलेट करके निकालते हैं वो अपनी हो जाएगी थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, या थ्योरेटिकल इल्ड इनटू 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है परसेंटेज इल्ड का, ये बात ध्यान में रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल इल्ड डिवाइड बाई थ्योरेटिकल इल्ड। इस पर बेस्ट क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। जनरली मैं बात करूँ जैसे किस टाइप से एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल इल्ड की अपन बात कर रहे हैं। मान लो कि ए और बी कोई रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट सी बना रहे हैं। मान लिया कि थ्योरेटिकल इल्ड ए की 10 ग्राम है, बी की 20 ग्राम है, और सी जो प्रोडक्ट बना उसकी थ्योरेटिकल इल्ड कितनी है, 30 ग्राम है। लेकिन क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल आपको दिया होगा कि जो सी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एक्सपेरिमेंटल इल्ड 5 ग्राम है। ठीक है, तब अपने को क्या होगा, परसेंटेज इल्ड निकालनी होगी तो अपन क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल इल्ड डिवाइड बाई थ्योरेटिकल इल्ड मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज इल्ड निकाल सकते हो। आई बात समझ में? तो ये था एक ओवरव्यू आपको इन दोनों फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस करवाने का। तो अपन ने पूरे मोल कॉन्सेप्ट में, अपन ने मोल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन के अंदर अपन ने क्या क्या सीखा है, नॉर्मेलिटी सीखी है। ठीक है, अपन ने मोलिलिटी सीखी है, मोलरिटी सीखी है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन सीखा है, और परसेंटेज इल्ड सीखा। इतना सफिशिएंट है अपने लिए, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, और इनके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चंस मैंने लास्ट लेक्चर में 5 क्वेश्चन कराए थे, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, और उससे पहले भी अपन ने लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चंस किए हैं, और अब भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ जो नेट में आए हुए हैं। और इसके बाद अपना मोल कॉन्सेप्ट टोटली ख़त्म है। इससे ज़्यादा ना तो कुछ पूछा जाएगा, आप वही क्वेश्चंस को सॉल्ट आउट करते रहिए। ठीक है, उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, और ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, और इनका एप्लीकेशन आपको याद होना चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन से। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये क्वेश्चन है CSIR नेट दिसंबर 2019 में, यानी लास्ट सेशन में ही ये क्वेश्चन पूछा गया।
ठीक है, और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, जो चीज़ अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में सीखी है बस वही अप्लाई करनी है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस को जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन चीज़ें की हुई ही अपने को अप्लाई करनी है। अदर कुछ भी चीज़ अपन ने यहाँ पर सीखने वाले नहीं है। ठीक है, जो अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में अभी तक सीखा है उस पर बेस्ड ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो दिसंबर 2019 में आया क्वेश्चन है, 4 मार्कर का एक क्वेश्चन था। और तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द टिट्रेशन ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ a polymer having carboxylic acid and group requires 11 ml of 0.02 m NaOH। यानी कि क्या कह रहा है, चलिए वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। द एवरेज मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल ऑफ द पॉलीमर इज, यानी आपको क्या निकालना है, एवरेज मोलर मास निकालना है। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपको एक पॉलीमर दिया गया है। क्या दिया गया है, पॉलीमर। ठीक है, ये पॉलीमर किससे मिलकर बना हुआ है, हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ग्रुप्स रिक्वायर 11 ml ऑफ 0.02 m NaOH। यानी आप किससे मिलकर बना हुआ है, ये मिलकर बना हुआ अपना कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। साथ में इसमें क्या प्रेजेंट हो रहा है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट है। आई बात समझ, दोनों चीज़ों से मिलकर क्या बना हुआ, अपना पॉलीमर बना हुआ है। हाँ, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के जो एंड्स होंगे उन एंड पे क्या लगा होगा, अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड अटैच्ड होता है। ठीक है, जनरली रिएक्शन देखिएगा। साथ में क्या है एक चीज़ और, 4.4 ग्राम ऑफ ए पॉलीमर, यानी इस पॉलीमर की जो आपको क्वांटिटी दी गई है वो है 4.4 ग्राम। इतनी चीज़ आपको दी हुई है और आपसे पूछा गया एवरेज मोलर मास, आपसे पूछा गया कि अपन एवरेज मोलर मास कैसे निकालें। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है NaOH की कुछ क्वांटिटीज़ दी हुई है। 11 ml ऑफ 0.02 m NaOH। NaOH क्या दिया है आपको, 11 ml ऑफ 0.02 m। आई बात समझ, ये अपने को चीज़ दी हुई है। अब आप खुद सोचिए, जैसे मैं बात करूँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और ये अगर रिएक्ट करें, इसका 1 मोल ही तो NaOH के 1 मोल से रिएक्ट करेगा। सिंपल सी बात, और क्या बन जाएगा, अपना सोडियम एसीटेट बन जाएगा। कुछ इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, और वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें अपन ने सीखी है कि वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, आसानी से रिलीज हो जाएगा। यानी 1 मोल इसका रिक्वायर है और 1 मोल ही इसका रिक्वायर है, तब जो कि अपना सोडियम एसीटेट बनता है। ऐसी सोडियम एसीटेट की या फिर इनकी काफ़ी सारी यूनिट्स आपस में कंबाइंड होकर तो ही तो पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो पढ़ता है अपन पॉलीमर में कि एक मोनोमर यूनिट्स जो होती हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइंड होती हैं और एक बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, एक बल्कि ग्रुप का, एक बल्कि कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को अपन पॉलीमर कहते हैं। तो यानी यहाँ 1 मोल एसिटिक एसिड की रिक्वायर है और 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायर है, तब जाके अपना 1 मोल सोडियम एसीटेट बनता है। ठीक है, इतनी बात अपन ने जानी, यानी 1-1 मोल की रिक्वायरमेंट है। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, एवरेज मोलर मास निकालना है। चलिए वो भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये जो चीज़ आपको दी हुई है, ये एवं तो दी हुई नहीं है, आपको उसको सॉल्यूशन में देखना है, अप्लाई करना है। कैसे, इस लैंग्वेज से अपन इसको अपन लैंग्वेज में तो अपन ने देख लिया, लेकिन इसी को अपन थोड़ा और मॉडिफाइड कैसे लिख सकते हैं। क्या मैं इसी चीज़ को अपन लैंग्वेज की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.02 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है कि नहीं ये बात। ये मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपको इस टाइप की कोई कंसंट्रेशन मिले किसी भी बेस की, एसिड की, किसी की भी, तो आप सॉल्ट किया तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ये अपन ने मोल कॉन्सेप्ट के पहले लेक्चर में सीखा था, 0.02 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आई के बात समझ में, किसमें 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर कहूँ या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, इसी 1 लीटर के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, 1000 ml। एक ही बात है, ये भी अपन ने यूनिट कन्वर्जन में सीखा था। 1 लीटर को अपन क्या लिख सकते हैं, 1000 ml, 1000 ml लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 0.02 मोल ऑफ NaOH 1000 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये बात आपने सीखी, ये बात अपन ने सीखी, 1000 ml सॉल्यूशन में क्या है, अपना 0.02 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट है। इतनी बात तो अपन ने जान ली। तो अपन एक चीज़ देख सकते हैं कि 1000 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, कितने मोल NaOH के प्रेजेंट है, 0.02 मोल NaOH के प्रेजेंट है, 0.02 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट है। ठीक है, तो 11 ml आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 11 ml सॉल्यूशन में, 11 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, 0.02 डिवाइड बाई 1000 इंटू 11। तो इसको जब आप शॉर्ट आउट करोगे तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से आएगी 22 इंटू 10⁻⁻5 मोल। आई बात समझ में, यानी 11 ml सॉल्यूशन में NaOH के
22 गुणा 10 की पावर -5 मोल प्रेजेंट होंगे। 22 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स प्रेजेंट होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, समझनी है, ठीक है। इतनी सी लैंग्वेज के बेसिस पे अपन ने देखा कि 1000 ml सॉल्यूशन में 0.02 मोल्स हैं, लेकिन क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में तो अपने को दिया हुआ है 11 ml ऑफ 0.02 m NaOH सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 11 ml के रिस्पेक्ट में अपने को देखना है कि कितने मोल प्रेजेंट होंगे NaOH के। तो 11 ml के रिस्पेक्ट में तो इतने मोल प्रेजेंट होंगे अपने NaOH के। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इतना तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यानी एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, मैं लिख सकता हूँ, ये है मोल्स ऑफ NaOH। मोल्स ऑफ NaOH मेरे आ चुके हैं 22 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल आ गए। यानी NaOH के इतने मोल काम में लूँगा मैं जब मुझे पॉलीमर का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। NaOH के इतने मोल काम में आ रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने मोल काम में आएंगे? देखिए ये रिएक्शन क्यों लिखवाई थी, इसीलिए तो 1 मोल NaOH काम में लोगे तो जितने मोल NaOH के काम में लोगे उतने ही मोल किसके काम में आएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के, तभी तो बनेगा पॉलीमर, ठीक है, तभी तो बनेगी एक पॉलीमरिक चेन। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल काम में ले रहे हो तो ऑब्वियस बात है आप एसिटिक एसिड के भी क्या करोगे? इतने ही मोल काम में लोगे। ये बात आई कि नहीं आई समझ में, ये सोचो आप। आई थिंक ये बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। जितने मोल NaOH के काम में आएंगे उतने ही मोल किसके काम में आएंगे? एसिटिक एसिड के भी काम में आएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ से अब अपने को मोल का तो पता चल गया, लेकिन अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है एवरेज मोलर मास निकालना है। अब एवरेज मोलर मास निकालना वो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, आपको पता है मोल्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? कैसे निकालते हैं? जो मोल होते हैं वो क्या होते हैं? भार बटाना भार, ठीक है, या मास डिवाइड बाई मोलर मास। ऑलराइट, मास डिवाइड बाई मोलर मास है। इतना तो अपने को क्या है, क्लियर है, ठीक है। निकालना क्या है आपको? मोलर मास निकालना है, एवरेज मोलर मास। एवरेज, क्योंकि भाई पॉलीमर्स के लिए अपन जनरली निकालते क्या है? अपन एवरेज मोलर मास ही तो पढ़ते हैं पॉलीमर्स के लिए। एवरेज नंबर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज वेट, ठीक है। तो ये सब अपन एवरेज की फॉर्म में पढ़ते हैं, तो वो कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मोलर मास आपको निकालना है, तो यहाँ से मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा मास डिवाइड बाई मोल्स, ठीक है। मास कितना निकाला है? मास तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ स्टार्टिंग में, मास दिया कितना है? 4.4 ग्राम। देखिएगा 4.4 ग्राम किसका? पॉलीमर का है, तो मास देखना है, ये आ जाएगा अपना 4.4 ग्राम। आ गया 4.4 ग्राम, ठीक है। अब आपको क्या करना है? डिवाइड करना है किससे? मोल से डिवाइड करना आपको। मोल्स कितने निकाले अपन ने? मोल चाहे आप NaOH के यूज कीजिए चाहे एसिटिक एसिड के यूज कीजिए, ठीक है। तो ये अपन क्या करेंगे? 22 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्ट आउट करोगे तो आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। ये 2 टाइम्स कैंसिल और 10 टू द पावर -5 ऊपर जाएगी तो 10 टू द पावर 5 बन जाएगी, और ये यूनिट आ जाएगी ग्राम मोल इनवर्स। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अपने को कैसे निकालना है ये भी ध्यान रखिएगा। मोलर मास जो आपको निकालना हो किलोग्राम पर मोल में निकालना है, यानी आप इस ग्राम पर मोल को आप किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे ये अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे लिख देंगे अपन क्या? किलोग्राम पर मोल। ये मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से सिखाया, तो वहाँ से आप देख सकते हो इसी तरीके से। और इसको जब आप सॉल्ट आउट करोगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर 2 किलोग्राम मोल इनवर्स। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। और 2 इंटू 10 टू द पावर 2 ही कितना होता है? कितना होता है खुद सोचिए, कितना अपन लिख सकते हैं इस वैल्यू को। कहीं कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं हुई, आप थोड़ा देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो चेक इट कर लेना। आंसर तो इसके अकॉर्डिंग, सॉरी यहाँ पे 4.4 है तो थोड़ा 0.2 बन जाएगा, ध्यान रखिए क्या बन जाएगा? 0.2। ऑलराइट, तो ये बचेगी 0.2 इंटू 10 टू द पावर 2 किलोग्राम पर मोल। और इसी को जब आप सॉल्ट आउट करो तो वैल्यू कितनी आएगी? 20 वैल्यू आ जाएगी। तो अपना आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से CSI 100 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। पॉलीमर आपको दिया होगा, पॉलीमर में इनसे मिलकर बना पॉलीमर है, तो अपन की रिएक्शन करवाइए। 1 मोल इसका होगा तो 1 मोल ही इसका रिएक्ट करेगा, ठीक है। और अपन को इसकी क्वांटिटीज़ आपको दी हुई हैं 11 ml ऑफ 0.02 m सॉल्यूशन, तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। और इससे अपने को पता चलता है कि 1000 ml में इतने मोल हैं। तो क्वेश्चन में आपको NaOH के कितने ml दिया हुआ है? 11 ml ही दिया, तो इस 11 ml के रेस्पेक्ट में आप निकालिए NaOH के मोल्स। वो NaOH के मोल्स निकल जाएंगे यहाँ से,
तो जितने NaOH के मोल काम में आ रहे हैं उतने ही एसिटिक एसिड के मोल काम में आएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के एक एक मोल ही तो आपस में रिएक्ट करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और फिर आपको मोल्स आ चुके हैं, आपको मोलर मास निकालना है। जो मोल्स और जो मोलर मास है उसमें क्या रिलेशन है वो अपन देख सकते हैं इस फॉर्मूला की बेसिस पर। या आपको बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता है, ये भी मैंने लिखवा दिया था आपको, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ था नहीं कि जो अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा हो, जो चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं वही अपने अप्लाई की हैं। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है वो अपन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12 ग्राम ऑफ एसिटोफिनोन ऑन द रिएक्शन विथ 76.2 ग्राम ऑफ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH गिव सॉलिड ए। सॉलिड ए देते हैं, कौन किस किस की रिएक्शन बताई गई है, रिएक्शन बताई गई एसिटोफिनोन की। तो सबसे पहले तो आपको एसिटोफिनोन बनाना आना चाहिए। ये होता है अपना एसिटोफिनोन, और ये किससे रिएक्शन कर रहा है, आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है। ये आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है और कह रहा है एक सॉलिड ए देता है, कितनी मात्रा में, इन 75% इल्ड। 75% इल्ड में क्या बनता है अपना, जो भी सॉलिड ए बनेगा वो बनता है। यानी ये सॉलिड ए की कैसी मात्रा है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या एक्सपेरिमेंटल इल्ड है, बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दी हुई है, एक्सपेरिमेंट से निकाली हुई है, 75% इल्ड आती है। अब कह रहा है अप्रॉक्सीमेट द अमाउंट ऑफ ए ऑब्टेंड इन द रिएक्शन एंड इट्स स्ट्रक्चर। अब कह रहा है अप्रॉक्सीमेट कितनी मात्रा ए की अपने को ऑब्टेंड होगी, प्राप्त होगी इन द रिएक्शन, रिएक्शन में कितनी मात्रा प्राप्त होगी। यानी ये यहाँ पे अपने से निकलवा रहा है क्या, ये अपने को क्या निकलवा रहा है, ये अपने को कैलकुलेटेड निकलवा रहा है, ठीक है। कैसे, कौन सी मात्रा निकलवा रहा है, कितनी मात्रा कैलकुलेट अपने को होती है वो अपने को निकलवा रहा है। तो वो सब भी अपन देखेंगे, ठीक है, कि कितनी अप्रॉक्सीमेट कितनी अमाउंट जो होती है वो एक ही ऑब्टेंड होती है, रिएक्शन में कितनी मात्रा अमाउंट एक ही होती है। ये आपको दी हुई है सॉलिड एक ही आपको परसेंटेज इल्ड दी हुई है, ठीक है। और आपसे क्या निकलवा रहा है, ए की जो अमाउंट है वो आप उनसे कैलकुलेट करवा रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें एक इम्पोर्टेंट, एक अलग बात जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है वो अपन देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन में आपको परसेंटेज इल्ड दी हुई है, ठीक है, साथ में आपसे पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेट द अमाउंट ऑफ ए ऑब्टेंड इन द रिएक्शन, रिएक्शन में कितनी मात्रा ए की ऑब्टेंड होगी, यानी आपसे निकलवा रहा है एक्सपेरिमेंटल इल्ड, ठीक है। परसेंटेज इल्ड आपको दी हुई है, एक्सपेरिमेंटल इल्ड आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेटेड इल्ड कहाँ से आएगी वो भी अपन निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज इल्ड जो होती है वो इज इक्वल टू होती है एक्सपेरिमेंटल इल्ड डिवाइड बाई थ्योरेटिकल इल्ड। तो वो थ्योरेटिकल इल्ड तो अपन क्वेश्चन से निकाल लेंगे अभी, ठीक है। परसेंटेज इल्ड आपको दी हुई है, एक्सपेरिमेंटल इल्ड आसानी से आ जाएगी। लेकिन उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप एसिटोफिनोन और जो आयोडीन है उसकी रिएक्शन से जो सॉलिड ए बनता है उसका भी तो डिफाइन करो कि वो कौन सा सॉलिड बनता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी ए होगा उसकी अमाउंट भी आप बताओ, साथ में आप उसकी स्ट्रक्चर भी बताओ। और यही अपना क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2012 का। तो ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट करते हैं। देखिएगा आपको पता है एक बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है आयोडोफॉर्म बनाने की, जिसमें एसिटोफिनोन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना एसिटोफिनोन है, ये आयोडीन है, ठीक है, ये एसिटोफिनोन है, ठीक है, ये आयोडीन है, और ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो क्या फॉर्मेशन होगा, तो आपको अगर आयोडोफॉर्म रिएक्शन का अगर नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आसानी से आप निकाल सकते हो ONA, और यहाँ आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा CH2I3। ये अपना क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा। यानी आपको इतना तो पता चल जाएगा, अगर आपको रिएक्शन आती है, आपको ऑर्गेनिक थोड़ी बेसिक लेवल की भी अगर आती है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ जो सॉलिड बनेगा वो सॉलिड क्या बनेगा, अपना आयोडोफॉर्म बनेगा। यानी आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पर अपन फोकस करेंगे, ठीक है, कि अब अमाउंट कितनी आए, 30 ग्राम आए या 60 ग्राम आए, आई बात समझ में। तो क्वेश्चन में ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आप पहले सीखिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट अब बात आती है कि जनरली अपन इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। अपन परसेंटेज इल्ड आपको दी हुई है, एक्सपेरिमेंटल इल्ड निकालनी है, और तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको थ्योरेटिकल इल्ड का पता हो। थ्योरेटिकल इल्ड अपन कैसे निकालें वो अपन देखते हैं। तो जनरल थ्योरेटिकल इल्ड के लिए अपन काफ़ी बारी क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखिएगा इसका कितना अमाउंट है फिलहाल, कितना इसका मोलर मास है, आप देखिएगा। तो इसका मोलर मास जब आप काउंट करोगे तो कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन 7 और 1 8 कार्बन, 8 कार्बन के लिए कितना हो जाएगा 96, ठीक है। हाइड्रोजन्स कितने हैं, 5 हाइड्रोजन इस बेंजीन पर हैं, 3 यहाँ से, 5 3 8,
ठीक है, और एक अपना पास ऑक्सीजन है 16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 120 ग्राम। आई बात समझो, 120 ग्राम प्रेजेंट अपना एसिटोफिनोन यानी, ठीक है। साथ में एक चीज़ और देखिएगा आप, इस रिएक्शन को भी तो पहले बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं 3I2। यहाँ आयोडीन का मोलर मास कितना होता है, आयोडीन का 127 होता है, और इसके कितने मोल्स हैं टोटल ओवरऑल, सॉरी 6 मोल्स हैं, कितने 6 मोल्स हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 127, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो अप्रोक्स आपका 762 ग्राम निकल के आएगा। ऐसे बात करते हैं अपने सॉलिड का भी, अपने को क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। सॉलिड का मोलर मास कितना निकल के आएगा, सॉलिड का मोलर मास अप्रोक्स आप देख सकते हो अप्रोक्स 394 ग्राम अपने पास सोल्ड आउट होके आएगा, ठीक है। आप देख लेना, आयोडीन 127, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, साथ में आप 12 और 1 13 भी आप ऐड कर देना, तो 394 ग्राम अपने पास निकल के आ जाएगा। यानी 120 ग्राम जब अपना एसिटोफिनोन रिएक्ट करेगा, ठीक है, आयोडीन के साथ, तो वो कितने ग्राम आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा, वो 394 ग्राम आयोडीन का आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। आई बात समझ में, 120 ग्राम एसिटोफिनोन फॉर्मेशन करता है 394 ग्राम आयोडोफॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 12 ग्राम ऑफ एसिटोफिनोन जब रिएक्ट करता है, तब जो बनने वाला सॉलिड ए है उसकी परसेंटेज यील्ड आती है 75% यील्ड। तो चलिए ऐसे अपन निकालते हैं, 120 ग्राम एसिटोफिनोन के बेस पर तो इतना आता है, तो 12 ग्राम एसिटोफिनोन के बेस पर कितना आएगा, 394 डिवाइड बाई 12 है, 120 इंटू 12, और जब आप इसको सोल्ड आउट करोगे तो यहाँ से 39.4 ग्राम एसिटोफिनोन आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो अमाउंट है ये 12 ग्राम एसिटोफिनोन के बेस पर अपने को मिली है, किसकी, आयोडोफॉर्म की। यानी ये जो अपनी ये जो अपनी मात्रा आई है, या जो भी क्वांटिटी अपनी आई है आयोडोफॉर्म की, ये आयोडोफॉर्म की अमाउंट है, ये कैसी है अपनी, एक्सपेरिमेंटल है या थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है, क्योंकि थ्योरेटिकल तो अपने मान के किया है इसको। तो ये कैसी अमाउंट है, ये आई है अपनी थ्योरेटिकल यील्ड है, एक तरह से क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है। तो अपने को पता है परसेंटेज यील्ड क्या होती है, परसेंटेज यील्ड होती है एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइड बाई थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से जो अपने को निकालने के एक्चुअल में अपने को तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड निकालनी है, कि क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ है कि अप्रोक्सीमेट द अमाउंट ऑफ ए ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। जो भी रिएक्शन में एक सॉलिड ए की जो अमाउंट आपको अप्रोक्सीमेट आपको ऑब्टेंड हो रही है, प्राप्त हो रही है रिएक्शन में, वो कितनी होगी, तो वो एक्सपेरिमेंटल ही होती है। तो एक्सपेरिमेंटल अपने को निकालनी है, तो यहाँ से अपने को एक्सपेरिमेंटल यील्ड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई कर देंगे 100 से। तो परसेंटेज यील्ड आपको 75 दी हुई है, ठीक है। मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे, मल्टीप्लाई अपन कर देंगे 39.4 से, और डिवाइड अपन कर देंगे 100 से, ठीक है। और जब आप इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 29.5 ग्राम आपके पास आएगी। तो ये है आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसकी, आयोडोफॉर्म की। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 29.5 ग्राम है, तो लगभग क्या है, अप्रॉक्स कितना है, 30 ग्राम आपको प्रेजेंट, और 30 ग्राम के लिए अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एसिटोफिनोन और आयोडीन के आपको रिएक्शन का नॉलेज हो। एसिटोफिनोन और आयोडीन के रिएक्शन का अगर आपको नॉलेज होगा कि क्या सॉलिड बनता है, तो वो सॉलिड अपना आयोडोफॉर्म बनता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मेन पर्पज़ यही है कि आप इस चीज़ को आप ध्यान में रखो कि एसिटोफिनोन, और चाहिए आप रिएक्शन को बैलेंस भी ना करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आप रिएक्शन को बैलेंस ना भी करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस क्वेश्चन पे आपको बस थोड़ा ही ध्यान में रखना है कि एसिटोफिनोन और आयोडीन के रिएक्शन से क्या बनता है, अपना आयोडोफॉर्म बनता है। तो सॉलिड का तो पता चल गया कि आयोडोफॉर्म सॉलिड बनता है, ठीक है। बात आपकी आती है कि आप इसको थ्योरेटिकल कैसे अप्रोच करोगे। तो थ्योरेटिकल के लिए अपन काफ़ी बार अपन पीछे भी 1-2 क्वेश्चंस किए हैं इसी तरीके के बेस पर, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसकी डेंसिटी आपको दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी आपसे पूछा गया है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है। क्वेश्चन लैंग्वेज काफ़ी इसकी टिपिकल से लैंग्वेज है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल कितना आयतन घेरता है, कितना आयतन वो ग्रहण करता है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया गया डेंसिटी। तो एक चीज़ तो आप देखिएगा
डेंसिटी आपको दी हुई, डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होती है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से आप क्या चीज़ सॉल्व आउट कर सकते हो। मास क्या होता है, मास होता है आप जनरली आप देख सकते हो नॉर्मल जो भी अपन मास वगैरह निकालते हैं वाटर मॉलिक्यूल के लिए, वो कितना आता है, 18 ग्राम पर मोल आता है कि नहीं आता है, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, जनरली लिखते हैं, ये अपना क्या है, वॉल्यूम है, और इधर क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो यूनिट बचेगी, यूनिट जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, आप देख सकते हो यूनिट इजी वे में। तो यहाँ से जो यूनिट आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखिए वॉल्यूम की जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, वॉल्यूम को अपन साइड में रखें तो वैल्यू आएगी 18 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। यानी अपना जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका एक मोल 18 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और इसी 18 सेंटीमीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 18 ml भी अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml होता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि जो वाटर का जो 1 मोल होता है वो इतना वॉल्यूम क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। वाटर का 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, बात ध्यान में रखिएगा। आपको क्या निकालना है, आपको वाटर का एक मॉलिक्यूल का आपको वॉल्यूम ऑक्यूपाई चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, ऐसी कंडीशन में जो अपना जो मास होता है किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के इक्वल बन जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या है, मास जो होता है वॉल्यूम के इक्वल बन जाता है। तो इसी को अपन लैंग्वेज की फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि जो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, वो 18 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। बोल सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ से मैंने क्या निकाला है, यहाँ से मैंने निकाला है कि वाटर का 1 मोल 18 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो वाटर का 1 मोल किसके इक्वल हो जाएगा, वाटर के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने तो मॉलिक्यूल होंगे भाई, बस वो इक्वल हो जाएंगे 18 ml से। तो अपन स्टार्टिंग से इस चीज़ पे आप फोकस मत कीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि यहाँ से जो अपने वॉल्यूम निकाला है वो किसके लिए निकाला है, पर मोल का वॉल्यूम निकाला, मोल है ना यूनिट डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ से जो वॉल्यूम निकाला वो अपन ने किसका निकाला है, वाटर के 1 मोल का वॉल्यूम अपन ने निकाल दिया 18 ml। ठीक है, तो वाटर के 1 मोल का वॉल्यूम 18 ml है, और वाटर का 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, जो इक्वल हो जाएंगे 18 ml के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से बस कुछ नहीं, आपको ये तो इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम आपको पता है, तो आपको 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है। तो 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, और यहाँ से क्या आ जाएगा ml। ये बात आपको ध्यान में रखनी है इजी वे में। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्ट आउट करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 इंटू 10⁻⁻23 ml, और इसी को आप सेंटीमीटर क्यूब में भी लिखो तो 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका वाटर के 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना होता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दी हुई है, सिर्फ इतनी सी चीज़ दी हुई है, डेंसिटी, और इसी डेंसिटी के बेस पर अपन क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। और वाटर का मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल मास होता है। ठीक है, आप जनरली जानते हैं H2 का। ठीक है, तो ग्राम पर मोल अपन ने लिख दिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको दी हुई है। तो डेंसिटी के बेसिस पर आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप इस चीज़ को सोल्यूशन कर सकते हो। तो डेंसिटी के बेस पर आप इस क्वेश्चन को अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ml ऑफ वाटर कंटेन 20 ड्रॉप्स, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज। ये कह रहा है कि अगर 1 ml ऑफ वाटर कंटेन करता है 20 ड्रॉप्स, यानी अपन लिख रहे हैं यहाँ से कि 1 ml जो है वाटर का वो कितने ड्रॉप्स को कंटेन कर रहा है, वो 20 ड्रॉप्स को कंटेन कर रहा है। यानी वाटर के 1 ml में 20 ड्रॉप्स प्रेजेंट होती हैं। देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज। अब कह रहा है कि वाटर की 1 ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वाटर के, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा लैंग्वेज के लिए टिपिकल है, लेकिन इसको क्वेश्चन को सोल्व आउट अपन कैसे करेंगे वो अपन सीखते हैं। लास्ट ही क्वेश्चन में अपन एक चीज़ सीखी है कि जो 6 अपन लिख सकते हैं या फिर इस टाइप से कि जो 18 ml ऑफ वाटर है वो कितने मॉलिक्यूल रखता है, आप खुद ही बताइए। वो 18 ml ऑफ वाटर रखता है 6.02 इंटू 10⁻23
मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन करता है। ठीक है, 18 ml ऑफ वाटर में अपने पास 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। ये अपन ने जान लिया, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर इतने मॉलिक्यूल हैं तो आप खुद सोचिए, वाटर के 1 ml में 1 ml में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो मैं लिख सकता हूँ 6.02 × 10⁻23 डिवाइड बाई 18। इतने मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे। कब? वाटर के 1 ml में। वाटर के 1 ml में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। भाई 18 में इतने हैं तो 1 में कितने हो जाएंगे? डिवाइड बाई 18 कर देंगे। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए, यानी वाटर के 1 ml में इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। और आपको पता है वाटर की 1 ml में कितनी ड्रॉप्स होती हैं? वो होती हैं 20 ड्रॉप्स। कितनी होती हैं? 20 ड्रॉप्स। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, यानी वाटर के 1 ml में इतने तो मॉलिक्यूल आते हैं वाटर के, और इतनी ड्रॉप्स आती हैं, तो दोनों चीज़ें इक्वल ही होंगी। सिंपल है। या आप कह सकते हो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2, दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि 1 ml भी इतने के इक्वल है और 1 ml इतने के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है? आपको करना है कि एक ड्रॉप में, इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 20 ड्रॉप्स में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 20 ड्रॉप्स में इतने मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो एक ड्रॉप में कितना आ जाएगा? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक ड्रॉप में कितना आ जाएगा? 6.02 × 10⁻23 डिवाइड बाई 18, और अपन क्या लिख सकते हैं आगे? 18 तो ये है, इंटू मल्टीप्लाई बाई 20। तो इतने मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे वाटर की एक ड्रॉप में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.67 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वाटर की एक ड्रॉप में इतने मॉलिक्यूल्स अपने पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मोल कॉन्सेप्ट और बेस्ट। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और क्वेश्चंस काफ़ी कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी हैं, कुछ में अपन नई नई अप्रोचेस भी अपन ने सीखी हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और मोल कॉन्सेप्ट का जो पार्ट है वो आज अपना यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अपन पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन जितने भी रूल्स आते हैं, मॉडर्न रूल्स आते हैं, वो सभी पढ़ेंगे अपन ऑर्बिटल्स वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट, क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे। साथ ही अपन और भी बहुत नई नई चीज़ें अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए सीखेंगे जो अपने आगे के लिए फर्दर इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर्स पसंद आया होगा। कोई दिक्कत हो कोई क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अपन दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्ट आउट करेंगे। मैं दोबारा वो क्वेश्चन आपको करवा दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो सफिशिएंट है। ये एकदम हायर लेवल के क्वेश्चन आप ये मान के चलिए, क्योंकि यहाँ आपको कुछ नई नई अप्रोचेस सीखने को मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक लेवल पे सीख लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर आगे आपको मोल कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।